हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज का वीडियो जो है वो कक्षा 10 की विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाओं की जो सीरीज चल रही है उसका 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियोस जो है वो अपलोड किए जा चुके हैं। तो 4th नंबर वीडियो में हमने 3 प्रकार के यौगिक पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था NaCl, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था NaOH और फिर हमने पढ़ा था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण। तो इन तीनों के बारे में हमने 3 बातें डिस्कस की थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इनका निर्माण किस तरह से किया जाता है, फिर हमने इनके सामान्य गुणों के बारे में पढ़ा और फिर लास्ट में हमने इसके उपयोग समझे थे। इन तीनों के जो है वो उपयोग समझे थे। अगर इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की ओर। आज हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, सबसे पहले उनको हम देख लेते हैं। तो जिस तरह से हमने कल 3 यौगिक कवर किए थे, उसी तरह आज हम अगले 3 यौगिकों को कवर करेंगे। उसमें सबसे पहला यौगिक होगा हमारा NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। फिर हम पढ़ेंगे Na2CO3.10H2O जिसे दावन सोडा कहा जाता है। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन तीनों को पढ़ने के बाद हमारे टोटल 6 रासायनिक यौगिक पूरे हो जाएंगे, जिनके बारे में हमें डिटेल में एनालिसिस करना है। तो फर्स्ट नंबर यौगिक पर बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर यौगिक है हमारा NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसे कहते हैं बेकिंग सोडा। इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है क्योंकि खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो खाने की वस्तुएं होती है जैसे कि इडली वगैरह होती है, उनमें इस NaHCO3 को मिलाया जाता है। तो जब उन चीज़ों को गर्म किया जाता है, इडली या खमण वगैरह को मतलब गर्म किया जाता है, बेक किया जाता है, तो उसमें से क्या होता है कि CO2 गैस बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो उस कोशिश में आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे होंगे, वो चीज़ जो है वो पूरी तरह से फूल जाती है और CO2 गैस के बाहर निकलने के कारण उसमें छोटे छोटे छिद्र पड़ जाते हैं। तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग जो है वो खाने की वस्तुओं में किया जाता है, उन्हें फुलाने के लिए और उनमें छिद्र करने के लिए, ताकि वो स्वाद को बढ़ा सके। तो CO2 गैस का निष्कासन किस तरह से होता है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वो हम देखते हैं। जैसा कि आप इस अभिक्रिया में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा है, इसे हम गर्म कर रहे हैं। इसे हमने किसी वस्तु में डाला है, किसी खाने की वस्तु में डाला है और उसके बाद उसको गर्म किया है। गर्म करने पर क्या होगा कि CO2 गैस मुक्त हो जाएगी और Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होगा, साथ ही जल के अणु का निष्कासन होगा। तो इस तरह से मेन जो प्रोडक्ट हमारा है जिसका उपयोग हम करते हैं वो होता है CO2। उसके निकलने के कारण जो है वो खाद्य पदार्थ फूल जाते हैं और उनमें छोटे छोटे छिद्र पड़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे हम कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको जब NaCl पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका उपयोग जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के निर्माण में किया जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में भी किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इससे हम कैसे बनाएंगे। तो NaCl हमारे पास उपस्थित है, हमें बनाना है NaHCO3। तो हमें याद कैसे रखना है वो एक बार देखते हैं। हमें हाइड्रोजन चाहिए तो इसलिए हमने H2O यहाँ पे ले लिया है। CO3 चाहिए तो हमने यहाँ पे CO2 ले लिया है। और NH3 हमने किस लिए लिया है, ताकि हम इस क्लोरीन गैस को बाहर निकाल सकें। क्लोरीन गैस को NH3 किस तरह से बाहर निकालेगा, NH4Cl के रूप में ये बाहर निकाल देगा, ठीक है। और ये CO2 जो है वो CO3 के रूप में यहाँ पे आ जाएगी। तो NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट मेथड और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड होता है वो यही होता है कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल, CO2 और अमोनिया के साथ कराने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो हमने ऊपर पढ़ लिया है, आपको याद आ रहा होगा। मैंने आपको बताया था कि CO2 गैस किस तरह से निष्कासित होती है, उसी का उल्टा प्रोसेस है। हमने पढ़ा था अभी ऊपर कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो CO2 गैस मुक्त होती है, उसके साथ सोडियम कार्बोनेट बनता है और साथ ही जल के एक अणु का निष्कासन होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे आपको बताई थी। तो अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूँ तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने की ये एक विधि बन जाएगी। ये रिएक्शन आगे और भी काम आएगी
और कहाँ काम आ सकती है, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में। जैसा कि यहाँ पे Na2CO3 बन रहा है, किसको गर्म करने पर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर ये बन रहा है। तो इसके निर्माण की विधि में हम इस रिएक्शन का एक बार और यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सामान्य गुण, दिखने में कैसा दिखाई देता है वगैरह देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में अल्प विलय होता है। जबकि हमने NaCl और NaOH पढ़े थे, वो जल में विलय होते हैं और गर्म करने पर CO2 रिमूव करता है। हमने देखा था, अभी रिएक्शन भी देखी थी। और इसका CO2 गैस के निष्कासन का उपयोग खाद्य पदार्थों को फुलाने के लिए किया जाता है। फिर इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है, चूँकि इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। जब इसको जल में डालते हैं तो NaOH का फॉर्मेशन हो जाता है। और NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक प्रबल क्षार है, जिसके कारण इसका जलीय विलयन जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अब हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है, खाद्य पदार्थों को फुलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर इसका उपयोग सोडा वाटर या फिर शीतल पेय पदार्थों, यानी कि जो सोडा युक्त तो शीतल पेय पदार्थ होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, उनमें हमें पता है कि CO2 गैस, उनको ओपन करते ही CO2 गैस निष्कासित होती है। वो CO2 गैस किसके कारण होती है, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की मात्रा मिलाने के कारण होती है। फिर आती है इसका उपयोग जो है वो अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है। अग्निशमन यंत्रों का मतलब है कि जब फायर ब्रिगेड वगैरह के जो उपकरण होते हैं या फिर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ होती है उनमें इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें CO2 का निष्कासन होता है। और CO2 जो है वो आग बुझाने के लिए सबसे अच्छी युक्ति होती है, क्योंकि वो आग को चारों ओर से घेर लेती है और ऑक्सीजन उसके पास नहीं आ पाती और आग बुझ जाती है। तो इस तरह से इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में हो गया। फिर लास्ट उपयोग हम सभी रसायनों में लिख सकते हैं कि इसका उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। एक उपयोग हम आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 4 उपयोग हो गए यहाँ पे, खाद्य पदार्थों में, सोडा वाटर में, अग्निशामक यंत्रों में और प्रयोगशाला में। तो इस तरह से इसी के साथ जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अपने अगले यौगिक यानी कि सोडियम कार्बोनेट 0.10H2O उस पर बढ़ते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, इसको हम धावन सोडा कहते हैं। इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है, इसी कारण इसे धावन सोडा कहते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण कैसे होता है वो देखते हैं। इसके निर्माण के लिए मैंने आपको विधि बताई थी, मैंने आपको एक रिएक्शन याद करने के लिए कहा था इसी पीछे वाले टॉपिक यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाले में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसको गर्म करने पर CO2 गैस मुक्त होती है, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को फुलाने के लिए किया जाता है। इसी रिएक्शन को हम सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं, क्योंकि सह उत्पाद के रूप में यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, तो इसका एक उत्पादन इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसका उत्पादन तो हो गया, परंतु धावन सोडा क्या होता है, इसके साथ 10 क्रिस्टलन जल के अणु भी उपस्थित होते हैं, तो उन अणुओं को भी हमें इसके साथ ऐड करना होगा। तो अब हमने क्या किया कि जो यहाँ पे Na2CO3 बना था उसके साथ 10 क्रिस्टलन के अणुओं को ऐड कर दिया। तो ऐड करते ही यहाँ पे Na2CO3.10H2O बना, जो कि धावन सोडा अपना हो गया। तो इस तरह से हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, ये कैसा दिखाई देता है। तो ये श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होंगे। जल में विलय होता है, क्योंकि इसका उपयोग दावन या फिर कपड़े धोने वगैरह में होता है, तो जल में ये विलय होता है। हम जानते हैं डिटर्जेंट जो वगैरह होते हैं वो जल में विलय होते हैं, उससे हम इसको याद रख सकते हैं, ये जल में विलय होता है। जबकि मैंने आपको पीछे बताया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो जल में अल्प विलय होता है। अब देखते हैं इसका जलीय विलयन। तो इसका जलीय विलयन जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि जब Na2CO3 की अभिक्रिया जल से की जाती है तो NaOH का निर्माण होता है, जो प्रबल क्षारीय प्रकृति के होने के कारण इसका जलीय विलयन जो है वो क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। गर्म करने पर Na2CO3 बनाता है। अब इसका अपोजिट रिएक्शन यहाँ पे मैं इसका मतलब है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको गर्म करूँ तो ये क्रिस्टलन के अणु इससे अलग हो जाएंगे और यहाँ पे Na2CO3 का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 4 गुण जो इसके कंप्लीट कर लिए हैं। श्वेत क्रिस्टलीय ठोस, जल में विलय होता है, जलीय विलयन जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, गर्म करने पर जो है वो Na2CO3 यहाँ पे बनाता है। अब हम देखते हैं इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं।
तो इसका जो सबसे पहला उपयोग है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका उपयोग धुलाई व सफाई में किया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा बनाने में किया जाता है। कैसे किया जाता है? चूँकि मैंने आपको ऊपर ये जो रिएक्शन बताई थी Na2CO3 निर्माण की, इस रिएक्शन को मैं अपोजिट डायरेक्शन में करूँ तो यहाँ पे जो बेकिंग सोडा है इसका निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ इसका उपयोग जो है वो कास्टिक सोडा बनाने में होता है। कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसके निर्माण में भी किया जाता है। इसकी अभिक्रिया अगर जल के साथ हम करवाएं तो कास्टिक सोडे का निर्माण होता है। और इसका अगला उपयोग है कागज़ और वस्त्र उद्योग में। कास्टिक सोडा यानी कि NaOH का उपयोग भी कागज़ और वस्त्र उद्योग में होता है। और यहाँ पे जो धावन सोडा होता है उसका उपयोग भी कागज़ और वस्त्र उद्योग में किया जाता है। उसी के साथ फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताया था हर रसायन में प्रयुक्त होता है, वो होता है प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसी के साथ हमने Na2CO3.10H2O यानी कि धावन सोडा के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ लिया है। इसका निर्माण कैसे होता है, इसको हम क्या पुकारते हैं और इसके कौन कौन से गुण होते हैं और इसका उपयोग जो है वो हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रसायन पर, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका फॉर्मूला जो कुछ इस तरह से होता है। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है .12H2O, CaSO4.12H2O। इस तरह से इसका रासायनिक नाम अगर हमें पूछे तो वो होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट तो हमें पता है, और यहाँ पे चूंकि आधा H2O का अणु आ रहा है तो इसे अर्धहाइड्रेट कहते हैं। इसे क्रिस्टलन का जल कहते हैं। डॉट के बाद में मैंने आपको बताया था कि जो जल के अणु आता है उसे क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। अब देखते हैं कि इसका निर्माण किस तरह से होता है। तो इसका निर्माण जिप्सम से किया जाता है। जिप्सम को जब 393 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो किस तरह से होता है वो एक बार देखते हैं। तो जिप्सम का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो हमें आना चाहिए CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। 393 केल्विन पर इसको गर्म करना है। तो यहाँ पे हमने 2 अणु लिए हैं ताकि हमें जो आधा वगैरह पूर्णांक संख्या प्राप्त हो, पीछे जो जल का अणु बचे वो पूर्णांक संख्या में प्राप्त हो, इसलिए हमने 2 अणु लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 से यहाँ पे हमने एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करा दिया। हमें सूत्र पता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप CaSO4.12H2O। तो यहाँ पे हाफ का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे एक H2O का अणु इसके साथ में ऐड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 H2O के अणु होते हैं। 4 में से एक अणु यहाँ पे आ चुका है। पीछे जो 3 अणु बचते हैं उसको हमें बाहर निष्कासित करना है। तो यहाँ पे 3 H2O के अणु बच जाते हैं। तो इस तरह से इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। किससे करते हैं? जिप्सम से करते हैं। जिप्सम को 393 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अब बात आती है कि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया, पर बाई चांस अगर हमने और अधिक ताप बढ़ा दिया तो क्या होगा? जो ये आधा अणु यहाँ पे दिख रहा है वो भी बाहर की ओर निकल जाएगा। तो जो कैल्शियम सल्फेट पीछे बचेगा उसे हम कहते हैं मृत तापित प्लास्टर। तो अगर आपको परिभाषा पूछे कि मृत तापित प्लास्टर को परिभाषित करो तो कुछ इस तरह से होगी कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो उससे क्रिस्टलन जल के अणु का निष्कासन हो जाता है। तो जो पीछे पदार्थ बचता है उसे हम मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। अब हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणों को। तो ये श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है, ठीक है। एक हमने चिकना पदार्थ और देखा था NaOH, वो भी चिकना पदार्थ था। उसका उपयोग वसा और वगैरह में किया जाता था। तो याद रखने के लिए मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। तो श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जल मिलाने पर जम जाता है। अब अक्सर सवाल पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर ये जमता क्यों है? तो इसका आंसर है यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट .2H2O यानी कि जिप्सम के अणु का निर्माण हो जाता है, जो कि एक बहुत ही कठोर क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। तो यहाँ पे जो है वो हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस को लिया है, इसकी अभिक्रिया जल के साथ करवा रहे हैं तो जिप्सम का निर्माण हो जाता है। यह अभिक्रिया बिल्कुल उल्टी अपोजिट अभिक्रिया है। हमने जिप्सम को जब गर्म करके अपघटित किया था तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हुआ था। वही अभिक्रिया अपोजिट कराएं तो वापस से जिप्सम का निर्माण हो जाएगा, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन जल के साथ करवाएंगे तो जिप्सम का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जल से इसे दूर रखा जाता है सुरक्षित रखने के लिए। अब हम देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। उपयोग जैसा कि स्पष्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर हम
कई बार देखते हैं कि जब गिरने पर लग जाती है, हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो वहाँ पर प्लास्टर किया जाता है, तो वो प्लास्टर ही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो सबसे पहला इसका उपयोग हो गया टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। उसी तरह से इसका एक नाम है प्लास्टर। प्लास्टर का उपयोग मकानों में किया जाता है, जैसे प्लास्टर वगैरह करते हैं, तो नाम से हमें याद रखना हो तो अगर तो भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही दंत चिकित्सा में किया जाता है। हड्डियों से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती है उनमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो दंत चिकित्सा हो गई, टूटी हड्डियों को जोड़ने में हो गया, भवन निर्माण में हो गया, साथ ही मूर्ति निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है और अग्निशमन में भी इसका उपयोग करते हैं। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो फॉर्मूला मेन रूप से हमें याद रखना है, 2 फॉर्मूले प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए हमें याद रखना है, एक तो इसका खुद का और एक जिप्सम का। जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, जबकि ये देख सकते हैं आप जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। अब इसमें जल मिलाते हैं तो वापस से यहाँ पे जिप्सम की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ताकि पीछे जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, साबुन व अपमार्जक, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो जो है वो लंबा ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको अलग से पढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 रसायन कवर किए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा, फिर हमने पढ़ा सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O यानी कि जो है दावन सोडा, फिर हमने पढ़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कल की तरह आज भी हमने 3 रसायन कवर किए हैं। तो कल का वीडियो देखने के लिए उसका वीडियो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इस पूरे जो सीरीज़ चल रही है ये, इसकी जो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th साइंस नाम से, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो के साथ कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि अगली वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।